ठीक है जी। अब एसीसी का जो रोल है एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने में, उसमें क्या सपोर्ट करना है अकाउंटेंट्स को कि रेजिस्ट करें प्रेशर को और डिस्टॉर्ट करें प्रोफेशनल जजमेंट को, अप्लाई करें सेक्शन को, रीचिंग ऑफ द कोड को प्रमोट करें, अवेयरनेस ऑफ द कोड को अमंग मेंबर्स। अकाउंटेंट जो है वो फेस करें थ्रेट्स को और टू एथिकल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग, अब इसके अंदर जो थ्रेट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है जी? क्लाइंट से लोन लेना, क्लाइंट के पास लोन वगैरह लेना, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है लोन वगैरह लेना है, या गिफ्ट्स, हॉस्पिटलिटीज, लोन्स एंड गारंटीज, लंच डिनर्स पे जाना। अच्छा जी, सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट कर रहा था और पहले मैं टैक्स सर्विसेज दे रहा था, मैं ऑडिट करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपना काम देख के कहूंगा यार ये तो मैंने किया हुआ है, इसमें क्या गलती हो सकती है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। एडवोकेसी थ्रेड क्या है? कि यार क्लाइंट को फेवर्स देना इस तरह से कि जी आपने क्लाइंट को कोर्ट केस में प्रमोट कर लिया, या क्लाइंट को जो है वो आप कोर्ट केस में प्रमोट वगैरह कर रहे हो या उसको पब्लिकली प्रमोट कर रहे हो, तो कल को कुछ होगा वो कहेगा कि यार तुमने ही मुझे बचाया था, तुमने ही मुझे प्रमोट किया था, तुमने ही मुझे डिफेंड करा था, तो तुम भी फंसोगे। ये एडवोकेसी थ्रेड है। फेमिलियरिटी थ्रेड क्या है? कि लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, या फिर आप ऑडिट वगैरह करने पहुंचे, आपने देखा कि यार वो सीएफओ की सीट पे जो है ना वो ससुर जी बैठे हैं, उधर से बेगम की कॉल आई, यार आना है, हाँ भी आना है, तो अप्पा को कुछ नहीं कहना। सो ये फैमिलियरिटी थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है? एक तुम्हें बात पता चल गई ना? हाँ पता चल गई है, किसी को बताना नहीं, नहीं तो गोली जो है वो 200 रुपए की आती है। अच्छा भाई, जान से जाओगे। या फिर अगली दफा तुम्हें क्लाइंट पे नहीं रखेंगे, तुम्हारी फीस खा जाएंगे। ये क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट है। ठीक है। तो जब आपने थ्रेट्स के साथ डील करना है तो क्या सेफ गार्ड हो सकते हैं भाई? एथिक्स ट्रेनिंग दी जाए सारे अकाउंटेंट्स को, क्रिएशन की जाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स की, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स सेट किए जाए, प्रोफेशनल मॉनिटरिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स हो। बिजनेसेस में क्या सेफ गार्ड्स हो सकते हैं? फॉर्मल कंप्लेंट्स और रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स हो। ठीक है। एथिकल कल्चर हो जिसके अंदर ऑनेस्टी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट और रिस्पेक्ट हो। अगर अकाउंटेंट कवर करता है इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटीज को, तो उसको कंसल्ट करना चाहिए, जो कि एथिक्स और एथिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रोफेशनल बॉडी जैसे कि इसी से कंसीडर करे, रिपोर्टिंग और रेलिवेंट अथॉरिटीज को रिजाइन कर दे अपनी एंगेजमेंट से। ठीक है। अच्छा जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। इसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। एक लार्ज कंपनी में मोस्ट शेयर होल्डर्स जो हैं उनका एक वाइटल रोल होता है, रोल नहीं होता डे टू डे रनिंग में। जिसमें प्रॉब्लम कौन सी आ जाती है? सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल की। अब रीजंस क्या है सेपरेशन की? भाई ज़ाहिर स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होती है, एक्सेस, ज्यादा कैपिटल का एक्सेस होता है। बेनिफिट्स क्या है जी? मैनेजर्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं बिजनेस पे, शेयर होल्डर्स जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न कर लेंगे। अब इस पे गवर्नेंस पर्सपेक्टिव्स क्या है? कि जी स्टीवर्डशिप थ्योरी आ जाती है। मैनेजर जो है वो गार्डियंस होते हैं एसेट्स के और डिसमिस कर देते हैं ओनर्स वगैरह को। एजेंसी थ्योरी क्या आती है? मैनेजर्स जो हैं वो उनको मॉनिटर किया जाए कि भाई वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे ही ना लग जाए खाली। ठीक है। स्टेक होल्डर थ्योरी क्या होती है? मैनेजर्स का जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर होती है और शेयर होल्डर जो है और वाइडर कम्युनिटी का ख्याल रखना है आपने। प्रिंसिपल्स क्या है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? कि भाई राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स का ख्याल रखना, चाहे वो माइनॉरिटी नहीं क्यों ना हो। इक्विटेबल ट्रीटमेंट होनी चाहिए हर शेयर होल्डर के साथ, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, चाहे वो फॉरेन शेयर होल्डर हो। रोल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंकरेज करो एक्टिव कॉपरेशन को बिटवीन कॉपरेशन एंड स्टेक होल्डर्स। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी देखनी है, टाइमली एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स देखने हैं, ऑनरशिप एंड गवर्नेंस देखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखनी है कंपनी और उनके शेयर होल्डर्स की। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? रिस्क रिडक्शन हो सकती है, बेटर लीडरशिप कर सकते हैं, एनहेंस परफॉर्मेंस हो सकती है, इम्प्रूव एक्सेस हो सकता है, और मोर शेयर होल्डर सपोर्ट हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट कहता है कि जी हाफ ऑफ द बोर्ड जो है, हाफ ऑफ द बोर्ड जो है आपका वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए,
जो कि डे टू डे एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो। रोल ऑफ एनईडीज क्या होते हैं जी? कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में, मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को, असेस करते हैं गोल अचीवमेंट को, इंश्योर करते हैं रोबस्ट फाइनेंशियल कंट्रोल्स को, एक्यूरेट रिपोर्टिंग को, डिटरमाइन करते हैं एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन को। अच्छा जी, कमेटीज, कमेटी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो ऑफिशियली जिनको डेलीगेट किया कर दिया जाता है कोई फंक्शन वगैरह। ठीक है, पर्पस क्या होता है कमेटी के कि जी वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, जनरेट करते हैं आइडियाज को, कंबाइन करते हैं स्किल्स को, एक्सपर्टीज को, एडवाइस देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एफर्ट्स को। टाइप्स ऑफ कमेटीज क्या है? एड हॉक कमेटी होती है जो कि सॉल्व करती हैं शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को, स्टैंडिंग या परमानेंट कमेटी होती है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग डे टू डे बेसिस पे कर रही होती हैं। सब कमेटी होती हैं जो कि रिलीव करती हैं परमानेंट कमेटी को फॉर द रूटीन वर्क। ठीक है, ज्वाइंट होती हैं जो कि कोऑर्डिनेट करती हैं एक्टिविटीज को। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती हैं जो कि गवर्न करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव करती हैं। अच्छा जी, स्टेयरिंग कमेटीज होती हैं जो कि ओवरसी करती हैं प्रोजेक्ट को, वर्क सेफ्टी करती हैं, लुक आफ्टर करती हैं मेथड्स को, कंडीशंस को, एथिक्स करती हैं जो कि ओवरसी करती हैं वर्किंग प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स को। ऑडिट होती हैं जो कि जिसमें एनईडीज ऑडिट कमेटी होती है जिसके अंदर एडिटी एनईडीज होते हैं जो कि रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल्स का, इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, रेमुनरेशन कमेटी होती है जिसके अंदर एटलीस्ट 3 एनईडीज होने चाहिए और वो रेमुनरेशन वगैरह देखती हैं किसकी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। नॉमिनेशन कमेटी होती है जिसके अंदर कंपोजिशन होती है और बोर्ड का बैलेंस वो है नहीं है ये देखते हैं। ठीक है, रोल्स ऑफ कमेटी: चेयर, मीटिंग स्केड्यूल वगैरह और एजेंडास देखते हैं, मेंटेन करते हैं ऑर्डर को, करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, इंश्योर करते हैं कि पार्टीज जो हैं वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं, चेक करते हैं, साइन करते हैं मिनट्स को। रोल्स ऑफ कमेटी जो है वो सेक्रेटरी होते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इंश्योर करते हैं मीटिंग एजेंडा को, असिस्ट करते हैं चेयरपर्सन को, नोट्स वगैरह बना लेते हैं, प्रिपेयरिंग मिनट्स करते हैं, डील डील करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अब इसकी देखते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे स्टेक होल्डर्स की होती है जो कि अंडरटेक करते हैं डिसीजंस को इन अ वे के एनवायरनमेंट और सोसाइटी एज अ होल लेके चलें। बेनिफिट्स होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को बाय मीटिंग सोशल एक्सपेक्टेशन, रिड्यूस करते हैं ऑपरेशनल रिस्क को, आइडेंटिफाई करते हैं न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज को, रिटेन करते हैं एम्प्लॉयज को, रिड्यूस करते हैं लीगल कॉस्ट। चले, नेक्स्ट एरिया के तरफ आता है अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। सो accounting क्या है? Way of recording, reporting, analyzing financial transaction of the business. Accountants provide करते हैं information for decision making process. Regulations क्या होती हैं? Companies house example, submission of financial statement, inspection by the interested parties. Tax authorities जैसे कि HMRC, VAT, PAYE, corporation tax को देख रहे होते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड कंपनीज, रेगुलेटर्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट चैरिटीज कमीशन और उसको देख रहे होते हैं। अच्छा, देयरफॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें होती हैं? डिटेल्स, जो जो पैसा आपने रिसीव करें या स्पेंड करें, खर्च करें। रिकॉर्ड सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि आपके बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ रिकग्नाइज्ड गेन एंड लॉसेस, इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स। यूजर्स कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? मैनेजर, शेयर होल्डर्स, ऑडिट फर्म, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज। कंपनीज एक्ट 2006 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को के बारे में कहता है कि जी ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ट्रू का क्या मतलब है? ओके, ट्रू का क्या मतलब है कि भाई ऑल जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद हैं वो सारी बुक्स में मौजूद हैं। ठीक है, फेयर का मतलब क्या है कि जी बायसनेस ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, अच्छा जी, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
मिसलीडिंग ना हो, इंफॉर्मेशन जो भी है क्वांटिटी, चाहे वो क्वालिटी की बेसिस पे हो क्वांटिटी की बेसिस पे हो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो अप्लाई हो रही है ओवरऑल कंट्री में वो हो। कौन से, अगर कंप्लाइंस फेलियर हो जाए तो क्या हो जाए जी, क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से फाइन्स भी लग सकते हैं। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जो है आपकी रेपुटेशन वगैरह डैमेज कर सकती है। मनी बोरो करने में, लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। कस्टमर्स के साथ पुअर रिलेशनशिप्स हो जाएंगे, और सप्लायर हो सकता है आपको फिर आगे ट्रेड टर्म्स वगैरह आपके टफ होंगे। बॉडीज जो कि गवर्न करती हैं अकाउंटिंग फंक्शन को, अब वो कौन सी हैं भाई? आईएफआरएस फाउंडेशन जो कि सुपरवाइज करती है डेवलपमेंट ऑफ आईएएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। आईएएस भी है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह डेवलप करती है, उसकी क्वालिटी वगैरह मेंटेन करती है। फिर आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी है जो कि आईएफआरएस को इंटरप्रेट करती है डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। फिर एडवाइजरी काउंसिल है, आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल, जो कि कंसल्ट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर से, और उनको से कहती है कि आप एडवाइसेस वगैरह दें कि इनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है आईएफआरएस को। अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है उसमें, देखो अब जो स्ट्रक्चर है, कहा जाता है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक वगैरह मेंटेन करता है, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक वगैरह को उसका बता रहा होता है। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बजटरी कंट्रोल, एनालिसिस, कंपनी परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तरफ होती है। ट्रेजरी जो है वो कैश मैनेजमेंट मॉनिटर करती है, इन्वेस्टमेंट को, बोरिंग को, फॉरेन करेंसी को, ट्रेडिंग को मैनेज करती है, टैक्स अफेयर्स को। ठीक है, फिर ऑडिटिंग है जो कि इवेल्युएट करती है स्ट्रेंथ, इंटरनल कंट्रोल्स की, रिकमेंड करती है ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट को, इम्प्रूवमेंट को, रिव्यू करती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। अच्छा जी, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स में हमारे पास, अच्छा जी, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स में देखो, परचेजिंग साइकिल देखना है कि डिसाइड करना है कि कौन सी गुड्स जो है वो ऑर्डर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। रिक्वेजिशन में फिर ऑथराइज पर्सन जो है वो ऑर्डर करे, रेज करे। ठीक है, फिर ऑर्डरिंग पे आ जाता है सिनेरियो कि कोटेशंस वगैरह ले, सप्लायर्स पे नेगोशिएट करे, बेनिफिशियल पेमेंट टर्म्स पे आए, फिर गुड्स रिसीव होती हैं उनकी क्वालिटी वगैरह चेक करें। इनवॉइस आएगी तो चेक करें इनवॉइस को कि भाई करेक्टनेस सही है, कोई गलती वगैरह तो नहीं है। इनवॉइस देखो सही रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई, पेमेंट मेड किस तरह करनी है, यूजुअली बीएससीएस होती है। फिर सेल साइकिल है, भाई आपको ऑर्डर रिसीव होता है फोन या ईमेल पे, आप वो कॉल करोगे और उससे कंफर्म करोगे कस्टमर से कि भाई आपने ही ऑर्डर करा एंड ऑल दैट। फिर ऑर्डर को वेरीफाई करोगे कस्टमर क्रेडिट स्टेटस के, यार उसका स्टेटस वगैरह क्या है, चेक करोगे क्या गुड्स जो हैं वो स्टॉक में मौजूद है या नहीं। गुड्स डिस्पैच जो है फिर आप उसको देखोगे कि कंफर्मेशन लोगे गुड डिलीवरी की। फिर इनवॉइसिंग देखोगे, प्रोवाइड के जी डिटेल ब्रेकडाउन है आइटम्स का, प्राइसेस का। फिर रिकॉर्डिंग देखोगे कि जी मेक श्योर करोगे रिकॉर्ड जो है वो करेक्ट और कंप्लीट हैं। पेमेंट रिसीव देखोगे कि क्रेडिट कंट्रोल जो है वो ओवरसी कर रहे हैं। वेजेस साइकिल देखोगे कि अच्छा वेजेस साइकिल में जी कितने घंटे काम कर रहा है, ऑन पेपर या टाइम शीट्स वगैरह आपको मिलेंगी, वो देखिए। फिर ओवर टाइम देखोगे कि क्या ये ऑथोराइज किए हुए मैनेजर ने या नहीं करे हुए। पे रेट देखोगे कि क्या ये ऑरली और डेली कंफर्म हो रहे हैं एचआर की तरफ से। पे कैलकुलेशन ग्रॉस पे जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं एक्सपेंसेस को, बेनिफिट्स को, इन काइंड। पे डिडक्शन देखोगे कि सही हुई है या नहीं हुई है, जो भी डिडक्शन होनी चाहिए टैक्सेस की, लोन्स वगैरह की। फिर नेट पे जो है वो एम्प्लॉय को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह कैश सिस्टम आ जाता है। कैश जो है वो बैंक में विद इन एन अप्रोप्रिएट टाइम गया है नहीं गया, बैंक बीएसीएस ट्रांसफर जो है वो एलोकेट हो रहे हैं कस्टमर अकाउंट को, जो कि अकाउंट के थ्रू हो रहे हैं। पेमेंट्स सप्लायर्स बाय बैग्स या चेक के थ्रू जो भी आई हैं, स्टाफ को देखोगे उसके सैलरीज वगैरह मिली हैं। गवर्नमेंटल अथॉरिटीज का आप सिनेरियोज देखोगे कि जी टैक्स वगैरह लाइबिलिटीज क्या हैं, वो पे हो रही हैं टाइम पे नहीं हो रही। पैटी कैश का स्मॉल परचेजेस जैसे कि स्टैम्प, चाय शाय का खर्चा, ये वो। ठीक है, क्या ये सारे इश्यूज जो हैं उनके साथ रिसीट्स मौजूद है नहीं है, उसको आप रिकनसाइल करोगे रेगुलर बेसिस पे। इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो कॉम्बिनेशन है परचेजेस का, सेल्स साइकिल का, और विद एडिशन ऑफ वेयर हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। गुड्स इन स्टोर्स में आपके पास रॉ मटेरियल आ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है, फिनिश गुड्स आ जाती हैं।
अच्छा जी, कोऑर्डिनेशन जो है वो बिटवीन अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस फंक्शंस आ जाती है। उसमें आपने अचीव करना होता है परफॉर्मेंस को, और अलाइन करना होता है वेरियस फंक्शंस का, अकाउंटिंग को, सेंट्रल फंक्शंस को। वाइटल पार्ट क्या आ रहा है कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स का, ये आप देख लोगे। डिपार्टमेंट्स जैसे कि परचेज है वो एस्टेब्लिश करता है क्रेडिट टर्म्स को, मॉनिटरिंग पेमेंट्स को, इन्वेंट्री और कॉस्ट कंट्रोल को देख लेगा। प्रोडक्शन जो है कॉस्ट मेजरमेंट को, ओवरहेड एलोकेशंस को, बजटरी सिनेरियोज देख लेगा, एग्जांपल यूनिट्स, क्वांटिटी, एफिशिएंसी और इकोनॉमी अचीव हो रही है नहीं है हो रही है। एचआर जो है वो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर को देख लेगा, सैलरी पेमेंट्स को देखेगा, एस्टिमेट करेगा पेई लाइबिलिटीज को, रिवॉर्ड करेगा प्लान्स को, टैक्स एफिशिएंट बेनिफिट पैकेजेस को। आईटी जो है वो सिस्टम डिजाइन और डेवलपमेंट को देख लेगा, इंप्रूव करेगा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन करेगा टेक्नोलॉजी को, ऑपरेशंस को। कस्टमर सर्विस जो है वो प्राइसिंग एडिशनल सर्विसेज को देख लेगा, एग्जांपल मेंटेनेंस, असेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फेलियर्स, क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन ऑपरेशंस देख लेगा। मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग बजट्स, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, एस्टिमेटिंग मार्केट शेयर्स, ये देख लेगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट एरिया पे आ जाते हैं जी, ऑडिटिंग एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। तो शुरू करते हैं। इंटरनल ऑडिट, ये पार्ट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव होता है जी। ठीक है, इनेबल करता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो थ्रू रिस्क असेसमेंट, हेल्प करता है कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, डिजाइन करता है, मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस मेजर्स को, इसका स्कोप क्या है, रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, रिस्क मैनेजमेंट को रिव्यू करता है, कैरियर आउट करता है स्पेशल असाइनमेंट्स, एग्जांपल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, कंडक्ट करता है ऑपरेशनल रिव्यूज को, एग्जांपल एफिशिएंसी और उसकी इंप्रूवमेंट को रिव्यू करता है, कंप्लायंस विद लेजिस्लेशन और इंटरनल पॉलिसीज के साथ इसकी लिमिटेशंस क्या है। इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम होती है भाई, कंपनी का मोस्टली एम्प्लॉय होता है, तो भाई इंडिपेंडेंस कहाँ गई तेले ने, अगर इसको आउटसोर्स भी किया जाए तब भी फैमिलियरिटी बढ़ जाती है। अच्छा जी, ये सिर्फ तभी सक्सीड होगा जब स्टाफ और प्रॉपरली रिसोर्स हो, वरना तो कोई फायदा नहीं है। अगर फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाए तो भाई वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इनको होता है कि जी जॉब हाथ से ना निकल जाए, कंपनी कोलैप्स ना कर जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर्स किसको अकाउंटेबल होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इन बेटर केसेस अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को होंगे, और तब इनकी इंडिपेंडेंस भी थोड़ी ज्यादा होगी। एक्सटर्नल ऑडिटर अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन है तो स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही होती हैं। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मोर रिलायबल और एक्सिस्टेंस होती है इनकी। ठीक है, ये इंकरेज करते हैं एम्प्लॉयज को कि डॉक्यूमेंट करें वर्क को प्रॉपरली। ठीक है, इसके एडवांटेजेस होती हैं कुछ के, डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट और इजीली सेटल्ड हो जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स और जो प्रोविजंस वगैरह होते हैं उसको मेक श्योर करते हैं कि प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट फैसिलिटेट करती है चेंज ऑफ ओनरशिप को, ऑब्टेन कर सकते हैं फाइनेंस को, ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स आपके बेहतर और अच्छे हो सकते हैं, मैनेजर्स जो हैं उनको बेनिफिट हो सकता है ऑडिटर से कि जी वो बिजनेस को बेहतर करने के लिए एडवाइस वगैरह ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ऑडिट फी एक बड़ा बर्डन होती है अच्छी खासी, मिलियंस में फी होती है। कॉजेज जो है वो डिस्टर्ब करती हैं ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जाहिर है वो बार बार आते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग वगैरह हो रही होती है, तो जो नॉर्मल रूटीन वर्क होता है वो डिस्टर्ब होता है। इन द प्रोसेस ऑफ द वर्क एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो है परफॉर्म करते हैं दो तरह के टेस्ट। अभी 6 चैप्टर भी पूरे नहीं हुए और हालत टाइट हो रही है बोल बोल के। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स परफॉर्म करते हैं दो तरह के टेस्ट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो कि आइडेंटिफाई करता है एक्सटेंट के कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई किया जा सकता है नहीं कर किया जा सकता, और सब्सटेंसेस टेस्टिंग जो है वो फिगर आउट करती है फिगर्स और बैलेंसेस को। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट क्या है जी। इंटरनल ऑडिट जो है एडवाइस करता है मैनेजमेंट को, स्ट्रेंथ करता है इंटरनल कंट्रोल को, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस वगैरह को।
एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो ओपिनियन देता है शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर के क्या भाई ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही। लीगल बेसिस पे भाई इंटरनल ऑडिट जो है वो लीगली रिक्वायर्ड नहीं होता मोस्टली कंट्रीज में, लेकिन जैसे कि यूएस है वहाँ पे लीगली रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो लीगली रिक्वायरमेंट होती है मीडियम साइज कंपनीज के लिए और लिस्टेड कंपनीज के लिए और पब्लिक बॉडीज के लिए। स्कोप ऑफ वर्क जो है इंटरनल ऑडिट का वो कवर करता है एरियाज ऑफ ऑपरेशंस वगैरह, ठीक है, इसका वाइड स्कोप होता है। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिट का नैरो स्कोप होता है, मोस्टली इसका जो है फाइनेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है एक्सटर्नल ऑडिट। अप्रोच जो है इंटरनल ऑडिट की वो इवेल्युएट कर रही होती है सिस्टम ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑपरेशन सिस्टम्स, मेक्स रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो टेस्ट करता है अंडरलाई करता है ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एम्प्लॉयड बाय कंपनी डायरेक्टर्स, जो कि रिड्यूस करता है इंडिपेंडेंस को। फर्म ऑफ अकाउंटेंट जो है फुली इंडिपेंडेंट होता है अपॉइंटेड, उसको कौन अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स, ठीक है। अच्छा जी, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, प्रोसेस है जो कि डिजाइन करते हैं इनिशिएट करते हैं कौन, मैनेजमेंट करती है ताकि रीजनेबल एश्योरेंस दी जा सके कि जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हो रहे हैं। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखी जा रही होती है, इफेक्टिवनेस देखी जा रही होती है, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस देखा जा रहा होता है। इंटरनल चेक जो है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैड थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग। अच्छा जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की कि वो एस्टेब्लिश करे प्रॉपर कंट्रोल अरेंजमेंट्स को। यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड जो है रिकमेंड करता है कि कंट्रोल जो है वो रिव्यू होने चाहिए एटलीस्ट एनुअली विद सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स टू शेयर होल्डर्स। कंपोनेंट्स का होता है इंटरनल कंट्रोल के, कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है जिसमें ओवरऑल एटीट्यूड देखा जाता है मैनेजमेंट का टूवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल, कि भाई वो इसको लेके सीरियस हैं भी या नहीं। फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है कि कंपनी आइडेंटिफाई करती है और डिफरेंट रिस्क को और उसको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन होता है जो कि प्रोसीजर्स और प्रोसेस देखता है ट्रांजेक्शन किस तरह कंट्रोल्स वगैरह को मेंटेन किया जा रहा है ओवर एसेट लाइबिलिटीज और दूसरे जो बैलेंसेस हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं कंट्रोल्स बनाने के। फिर एंटिटीज के प्रोसेस होता है कि जी वो कंटिन्यूस बेसिस पे इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करना होता है कि कोई वीकनेस वगैरह तो नहीं है और अगर है तो उसको ठीक किया जाए। एग्जाम्पल्स कुछ कंट्रोल्स की, जैसे कि ऑथराइजेशन के भाई कोई ट्रांजेक्शन है पेमेंट्स वगैरह की उसको ऑथराइज होना चाहिए, ऐसे ही नहीं पेमेंट हो जाए, ठीक है। रिकंसिलेशन, एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन्स वगैरह ये रिकंसाइल करते रहो कि भाई एक्यूरेट हो रही है नहीं हो रही है। वेरिफिकेशन, वेरीफाई हो कि कंप्लीट है एक्यूरेट है, वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या है क्या नहीं है। फिजिकल या लॉजिकल कंट्रोल जो है वो प्रिवेंट करते हैं थेफ्ट ऑफ एसेट्स और डाटा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भाई, रिसीवेबल्स कोई और देख ले, पेमेंट्स कोई और देख ले, कैश का कोई और देखे, उसका कोई और देखे, हर कोई सारा कुछ एक ही बंदा ना देख रहा हो। टाइप्स ऑफ कंट्रोल हमारे एक होता है प्रिवेंटिव जिसके अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आ रही होती है, स्क्रीनिंग ऑफ न्यू पर्सनल वगैरह आ रहा होता है। फिर एक होता है डिटेक्टिव जिसके अंदर रिकंसिलेशन आ रही है, सुपरविजन आ रही है, स्टॉक टेक्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ रही है करेक्टिव जैसे कि डाटा बैकअप्स, फॉलो अप प्रोसीजर्स। एम्स का इंटरनल कंट्रोल के सेग्रीगेशन ड्यूटीज सोमिजन जो है वो फेस होते हैं, इसके अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं प्रिजर्व रिकॉर्ड्स को, रिव्यू कर रहे होते हैं प्रोसीजर्स को जो कि आइडेंटिफाई करते हैं बोटलनेक्स को, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड से डील किस तरह भाई, फ्रॉड क्या है, फ्रॉड इंटेंशनली हम लोग करते हैं, घपलेबाजी वगैरह कर रहे होते हैं कि हमें कोई इलीगल एडवांटेज वगैरह हमें मिल सके और ये क्रिमिनली ऑफेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्वियस बाय डिसऑनेस्टी, बेईमानी पाई जाती है, जाहिर है, ठीक है। आपके अंदर कहीं ना कहीं बेईमानी होती है कि एथिकली सोशली और लीगल नॉर्म से हटते हुए हम लोग कि जी हमें कोई वर्थ वाइल कोई पोटेंशियल गेन ज्यादा मिल जाए, अपॉर्चुनिटी होगी, कोई लूप होल होगा, तभी आप ये कर सकोगे वरना आप नहीं। अच्छा जी, फ्रॉड जो है वो कौन कर सकता है जी, मैनेजमेंट कर सकती है विंडो ड्रेसिंग करके क्या जी फिगर्स वगैरह अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चेंज कर दे। एम्प्लॉयज कर सकते हैं, एम्प्लॉय किस तरह कर सकते हैं, टीमिंग कर लें, लेडिंग कर लें, पेरोल फ्रॉड वगैरह कर लें, स्कीमिंग स्कीम्स कर लें, थर्ड पार्टीज जैसे कि फॉल्स बिलिंग कर लें,
पायरामिड स्कीम्स वगैरह आ जाती हैं। इंडिकेशंस इम्प्लीकेशंस या फ्रॉड की, कंपनी कोलैप्स कर सकती है, एडवर्स पब्लिसिटी हो सकती है, प्रॉफिट्स वगैरह आपके गिर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे, डिस्टॉर्टेड परफॉर्मेंस रिजल्ट्स होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड की प्रिवेंशन की किसके, मेनली जो ड्यूटी है वो किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और कंपनी की मैनेजमेंट की होती है। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय होती है कि जिस स्पेसिफिक ड्यूटीज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक करें, अपनी ड्यूटी में ईमानदार रहें। रोल्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ये है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स का ये है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते रहें और उसके अंदर अगर उनके सामने फ्रॉड आ जाए तो फिर उसके अंदर जो है वो इंक्वायरी वगैरह करें। इनकी वो प्राइमरी ड्यूटी नहीं है, अगर सामने आ जाए तो फिर उसके ऊपर इंक्वायरीज वगैरह करनी है, अदरवाइज नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग जो है इज द एक्सचेंज ऑफ डर्टी मनी, यानी जो पैसा आपने फ्रॉड से, मनी ब्राइवरी से, किडनैपिंग से, एक्सटॉर्शन वगैरह मनी जो कमाया हुआ है, जो इलीगल टर्म से पैसा कमाया हुआ है, उसको इस तरह दिखाना कि यार लीगल सोर्स से बनाया है, लीगली कमाया है, उसे आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्री फेजेस होते हैं, थ्री स्टेजेस होती हैं। एक होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या है कि आप इलीगल मनी को इलीगल मनी को फाइनेंशियल स्टेट सिस्टम में लेकर आ रहे हो, लीगल फाइनेंशियल उसमें लेकर आ रहे हो, सिस्टम में लेकर आ रहे हो। फिर है आपके पास लेयरिंग। लेयरिंग क्या है कि लेट से पैसा लेकर आया था प्रॉपर्टी के बिजनेस में, प्रॉपर्टी के बिजनेस से स्टॉक एक्सचेंज में लेकर गया, स्टॉक एक्सचेंज से निकाला, किसी दूसरे बिजनेस में ले गया, वहां से लेकर आया, किसी दूसरे बिजनेस में लेकर आया, घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ, फाइनली इंटीग्रेशन के अब वो स्टेज आ जाती है कि अब पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये पैसा आया कहाँ से। ठीक है। टिपिकली मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन में जो है वो एक, ये तो लॉन्ड्रिंग, ये जो थ्री फेजेस बताए, स्टेजेस बताए, वो आ जाते हैं। ठीक है। फिर अगर आपको किसी के ऊपर शक है और आपने नहीं बताया उसके बारे में, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। टिपिंग ऑफ, टिपिंग ऑफ भी मनी लॉन्ड्रिंग है। टिपिंग ऑफ क्या है कि यार ये देखो ये शक है, ये सॉरी ये एक बंदा है, इसके ऊपर शक है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। ठीक है। अब ये बंदा है, वो इसको बता दे या इसको बता दे किसी थर्ड पार्टी कि ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है। या फिर कुछ इस तरह का हरकतें करे कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम है, ये टिपिंग ऑफ। तो ये बंदा तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है ही है। अब ये भी पकड़ा जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ही पकड़ा जाएगा, ये टिपिंग ऑफ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग ही कहलाती है। ठीक है। तो कंट्रोल एंड प्रोसीजर जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि देखो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रही, बहुत ज्यादा बड़े कैश डिपॉजिट या माइनर छोटे 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 बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहे, अनयूजुअल पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शंस तो नहीं कोई हो रहे। इंश्योर करना है कस्टमर्स को कि वो आइडेंटिफाई करे। क्रिएशन ऑफ रोल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है कि जी रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है वो सस्पेक्ट हो। और नॉर्मली इसके अंदर इन्वॉल्व कौन होते हैं, एम्प्लॉयज इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेट करता है जो कि इन मामला को। मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होता है, जो कि सफिशिएंटली सीनियर हो और एक्सपीरियंस हो, उसको बनाया जाता है। ग्राउंड्स वेरियस, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हो के शक करे कि भाई हाँ भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और फिर उसने अथॉरिटीज को बताना होता है। आईटी सिस्टम सिक्योरिटी, यूज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेजेस होते हैं जी। फीचर्स क्या हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम के इन्फॉर्म करे, प्रोसेस करे ट्रांजेक्शन्स को, ऑटोमेटिक एलोकेशंस, डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, गेन या ओवरव्यू बिजनेस आपने देखना है, इंक्रीज सुपरविजन, ऑडिट ट्रेल देखना है, एनालाइज करना है डाटा को अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट्स। रिस्क टू डाटा, ह्यूमन एरर्स क्या इनएविटेबल हैं, यानी टेक्निकल मेल फंक्शंस क्या हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड फायर वगैरह ना हो जाए, सैबोटाज ना हो जाए कोई चीज, मिलेनियस डैमेज ना हो जाए, जैसे कि हैकर्स वगैरह कुछ ना करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा सिक्योरिटी के कि यूज करो इंडिविजुअल और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स हो, जो कि पासवर्ड शुड बी लाइक इजी टू रिमेम्बर, डिफिकल्ट टू फॉरगेट, जस्ट लाइक योर फर्स्ट लव, क्योंकि फर्स्ट लव किसी को मिलता नहीं। सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स, एग्जांपल फायरवॉल्स, बैकअप इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे, कंटीजेंसी प्लान हो,
डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल हों और सस्पिशियस ईमेल हों जैसे कि डेंजर ऑफ वायरसेस वगैरह। अच्छा जी। टाइप ऑफ आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल सपोर्ट करते हैं कंटिन्यूड प्रॉपर ऑपरेशन आईटी इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इफेक्टिव फंक्शंस, इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर देखनी है। अब इसके अंदर जो आपने चीजें देखनी है वो क्या है, टाइप्स ऑफ आईटी कंट्रोल में, कि कंप्लीटनेस और नेसेसरी डाटा जो होना चाहिए था क्या वो है, ऑथोराइज था वो डाटा या नहीं था, आइडेंटिफिकेशन किसने डाला है, क्या वो कोई अनआइडेंटिफाइड बंदा तो नहीं है, वैलिडिटी उस इंफॉर्मेशन की वैलिड यूजर ने किया है नहीं करा, फॉरेंसिक चेक्स हो कि जी यूजर्स मैथमेटिकली एक्यूरेट हैं या नहीं। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो लीडरशिप मैनेजमेंट एंड टीम वर्क स्टार्ट करते हैं। और मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या है जी, अफेक्टिव यूज करने, मैनेजमेंट उसे कहते हैं जो कि अफेक्टिव यूज करे, कोऑर्डिनेशन करे रिसोर्सेज के मतलब सच एज कैपिटल है, प्लांट है, लेबर है, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया जा सके। ठीक है। सुपरविजन के यानी कि आपके पास वो अथॉरिटी जो आप यूज कर रहे हो, मैनेजमेंट सॉरी सुपरविजन क्या है, आप अपनी अथॉरिटी इस तरह यूज कर रहे हैं जिससे मैनेजर जो है वो प्लानिंग कर सके और कंट्रोल कर सके ग्रुप ऑफ वर्क को। ठीक है। फंक्शंस क्या मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू फेल बाय, प्लान करे, गोल सेट करे, प्रिपेयर करे स्केड्यूल्स को, एक्टिविट और टारगेट्स अचीव कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, एलोकेट कर सके टास्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सके, ड्यूटीज को। कमांड क्या है, इंस्ट्रक्ट कर सके सबऑर्डिनेट्स को कि किस तरह टास्क को कैरी आउट करना है, कोऑर्डिनेट कर सके, इंटीग्रेट कर सके वर्कफ्लो को, गोल कंग्रेंस को। ठीक है। कंट्रोल करें, मॉनिटर मेजर परफॉर्मेंस को, कोरेटिव एक्शंस वगैरह ले सके। ठीक है। अच्छा जी। इंटरफेस कर सके बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ को, डीलिंग विद शॉप को प्रॉब्लम्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, प्रोसेस कर सके टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑपरेटर्स को, कंट्रोल्स कर सके मीन डे टू डे ऑपरेशंस, डिटेल इंफॉर्मेशन, फिल्टर्स कर सके कम्युनिकेशन को, कन्वे कर सके अपवर्ड सजेशन को, फीडबैक को, पासवर्ड डाउनवर्ड पॉलिसीज और इंस्ट्रक्शंस को। टाइप्स ऑफ थ्योरी मैनेजमेंट, अब इसमें क्लासिकल थ्योरी आ जाती जिसको टेलर भाई ने दिया था। टेलर भाई एक साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस है जो प्लानिंग और स्टैंडर्डाइजेशन और ह्यूमन एफर्ट को इम्प्रूव करने की बात करता है ऑपरेशनल लेवल पे, कि जी मैक्सिमाइज कर सके आउटपुट को विद मिनिमम इनपुट से। ठीक है। जो प्रिंसिपल्स हैं इसके वो कहता है साइंस ऑफ वर्क के बेस्ट वे टू डू अ जॉब ढूंढो। ठीक है। साइंटिफिक सिलेक्शन करो, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स करो, और फर्स्ट क्लास उनको ट्रेन करो कि जो भी वो काम कर रहे हैं। फिर सारा काम अपना प्लान करो, मेजर करो और कंट्रोल करो, स्टैंडर्डाइजेशन जिसे आप कहते हो। ठीक है। फिर इक्वली डिवीजन ऑफ वर्क हो। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है क्लासिकल अप्रोच की फोकस करती है एफिशिएंसी पे, ऑपरेशंस पे, स्टॉप वॉच सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्लानिंग, वर्कर्स जस्ट फॉलो जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। नैरो स्पेशलाइजेशन होती है, वर्कर्स की परफॉर्म करते हैं सिंगल ऑपरेशन को। एम्फेसाइज होता है मॉनेटरी रिवॉर्ड्स पे। अब इसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं कुछ, कि जी असेंबली लाइन जो है मूव होती है एट द स्पीड ऑफ स्लोएस्ट ऑपरेटर के हिसाब से। ठीक है। पीपल जो है, लोग जो हैं वो ट्रीटेड होते हैं एज कॉस्ट rather देन रिसोर्सेज। ठीक है। उन ये देखेंगे कितनी कॉस्ट लग रही है, ये नहीं देखते कि यार वो आपके लिए एक रिसोर्स है। अच्छा जी। फेल्स टू इंगेज अ क्रिएटिविटी, अब इसके अंदर क्रिएटिविटी इंगेज नहीं होती है, इंडिविजुअल वर्कर्स जो हैं वो हाईली इम्पर्सनल होते हैं। इसकी आज के हिसाब से क्या रेलेवेंस है, लेबर इंटेंसिव में स्टिल ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, फास्ट फूड चेन में और कॉल सेंटर में। ये रिकग्नाइज होता है टूडेज नॉलेज में, इकोनॉमी स्टाफ जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है बिजनेस को बाय मेकिंग सजेशन। अच्छा जी। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में जहाँ पे सैलरी है बेस्ट वे देखी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी जाती है, हाईली वैल्यूड। मॉडर्न राइटर्स हैं पीटर ड्रकर, तो वो कहता है कि जी इंस्टेड ऑफ कि जी आप ब्रेकअप करें क्लासिकल स्कूल को देखें, उसने एडजस्ट करा ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को कहता है कि फुलफिल करें स्पेसिफिक पर्पस को, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, गोल सेटिंग करके। ठीक है।
वर्क प्रोडक्टिव हो, यूजिंग टीम वर्क यूज किया जाए वर्क अचीव करने के लिए। ठीक है, रिवॉर्ड सेट किए जाए। सोशल इम्पैक्ट देखे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, लॉन्ग टर्म व्यू देखे, ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट का। पीटर ड्रकर आर्ग्यू करता है कि सारे मैनेजर्स जो हैं वो परफॉर्म करें, बेसिक ऑपरेशंस के को फोकस करें कि जी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और सेट ऑब्जेक्टिव सेटिंग और कंट्रोल किया जाए परफॉर्मेंस को। ठीक है, सेट ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करेंगे क्या होना चाहिए था, और वो स्टाफ को कम्युनिकेट करें, ऑर्गेनाइज करें, डिवाइड करें वर्क को मैनेजेबल यूनिट्स में, मोटिवेट करें, कम्युनिकेट करें, स्टैब्लिश करें टीम को, स्टैब्लिश करें यार्डस्टिक्स को, फोकस करें परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे, अप्रेजल पे, डेवलप करें लोगों को की पीपल स्किल्स अप टू डेट। मिन्सबर्ग चैलेंज करता है क्लासिकल व्यू को मैनेजमेंट के ये कहता है कि सिस्टमेटिक प्लानिंग जो है वो हमेशा पॉसिबल नहीं होती, स्पेशली रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में। मेजोरिटी ऑफ द मैनेजर्स जो हैं वो जजमेंट करते हैं, इनिशिएशन करते हैं ऑन द जो भी एक्सपीरियंस उनको मिलता है उसकी बेसिस पे। ठीक है, तो अब उसमें वो कहता है कैटेगरी एक देता है इंटरपर्सनल की। वो कहता है कि भाई एक बंदा वो फिगर हेड भी होता है, वो लीडर भी होता है, वो लाइजन भी होता है, वो यानी कि ब्रिज का रोल भी प्ले कर रहा होता है। एक्सप्लेनेशन क्या, सिस्टमेटिक रोल होता है, परफॉर्मिंग सेरेमोनियल ड्यूटीज होती हैं, पोस्टिंग कमिटेड होती है, इंस्पायरिंग मोटिवेट कर रहा होता है स्टाफ को, नेटवर्किंग डेवलपिंग कॉन्टेक्ट कर रहा होता है। इनफॉर्मल होता है जी, मॉनिटर करता है, डिसमेंटेटर होता है, स्पोक्स पर्सन होता है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, स्प्रेड करता है इन्फॉर्मेशन को सबऑर्डिनेट्स में, पीआर कैपेसिटी देखता है, इन्फॉर्म करता है पब्लिक ऑफ कंपनीज इंटेंशंस, लुक फॉर करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को, इनिशियलाइज करता है प्रोजेक्ट्स को, डील करता है प्रॉब्लम्स को, अनएक्सपेक्टेड प्रेशर्स को, डिसाइड करता है बेस्ट वे टू एलोकेट फंड्स, पार्टिसिपेट करता है बार्गेनिंग प्रोसेस में। ठीक है। अच्छा जी, फिर अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर कॉन्सेप्ट के वो देखता है। तीसरा जी, अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेट राइट है कि आप लोगों को ऑर्डर दे सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपके ऑब्लिगेशन है कि जी आपने कोई टास्क फुलफिल करनी है। पावर क्या है, एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। अब वो डंडे की जोर पे भी आ सकता है, वो करिश्मा की जोर पे भी आ सकता है कि आपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप एक्शंस कर रहे हो उसके आप जवाब दे हो। डेलीगेशन क्या है कि आप अपना काम जो है अपने सब ऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर रहे हो, उनको डेलीगेट कर रहे हो कि वो करें। ठीक है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, एक होती है लाइन डाउन द वर्टिकल चेंज, कि मैं हूं, मैंने असिस्टेंट मैनेजर को दे दिया, असिस्टेंट मैनेजर ने जूनियर को दे दिया, इस तरह। स्टाफ जो है वो स्पेशलाइज एडवाइस देता है एट सेम लेवल एम्प्लॉय को। फंक्शनल क्या होता है, सेटिंग प्रोसीजर्स आउटसाइड द डिपार्टमेंटल लाइंस। ठीक है। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी क्या है, रेशनल, लीगल, एफिशिएंट, बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ट्रेडिशनल, स्टेटस स्टैंडर्ड बेस्ड, कस्टम, प्रैक्टिस, कैरिज्मेटिक क्या है कि यार अपनी क्वालिटी की बेसिस पे, जैसे क्या जी हमारे खान साहब, इमरान खान, अपनी पर्सनैलिटी की बेसिस पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉरेस्पॉन्ड होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स टायरिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई अथॉरिटी नहीं होती तो वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ चला जाता है। सोर्सेज ऑफ पावर क्या होता है, लेजिटिमेट, जो कि आपको लॉ देता है। फिर अगर आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो तो वो भी लेकर आती है। फिर कोई रेफरेंट, एक्सपर्ट, एक्सपर्टीज की बेसिस पे, देखो मेरे पास एक्सपर्टीज की बेसिस पे पावर है कि मुझे ज्यादा आता है तो आप मेरी सुन रहे हो। रिसोर्सेज, मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो आप मेरे साथ काम करना चाहते हो। अच्छा जी, लीडरशिप, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होता है जो कि लोगों को गोल्स अचीव करने पे वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अब लीडरशिप जो है वो डील करता है किसके साथ, चेंज के साथ, इवॉल्व करता है, इंप्लीमेंट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस होता है। ठीक है। कोई एक लीडरशिप स्टाइल जो है वो राइट नहीं होता, ये डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पे वेरी करता है। ये कौन कहता है, फिल्टर। ठीक है। एशरिच जो है वो कहता है कि जी फोकस करो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अलोंग विद आउटपुट एंड परफॉर्मेंस। ठीक है। ये किससे कहा, ब्लेक, माउंटेन एंड एशरिच ने। फिर एडर कहता है कि जी किसी एक स्पेसिफिक लीडर के बिहेवियर पे फोकस कर लो। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो है क्या कहती है कि मैनेजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करता है, लीडर जो है वो इनोवेट करता है।
ठीक है, मैनेजर रिलाय करता है कंट्रोल पे, लीडर जो है वो इंस्पायर करता है ट्रस्ट से। मैनेजर का जो है वो बॉटम लाइन ट्रस्ट होता है, लीडर जो है वो आय रखता है हॉरिजन पे। ट्रेड थ्योरी कहती है कि लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। फिजिकल ट्रेड क्या होता है? ड्राइव, एनर्जी, उसकी अपीयरेंस। पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जी, वो एडॉप्टेबिलिटी रखता है, एंथुसियाज्म रखता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सोशल ट्रेट्स क्या होता है? कॉपरेशन, टैक्ट एंड कर्टेसी। एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप क्या होती है? एडर, फोकस करता है व्हाट लीडर डज। फेडर थ्योरी लीडरशिप डिपेंड्स करती है, कहता है डिफरेंट सिचुएशंस पे। एक होती है साइकोलॉजिकली डिस्टेंट लीडरशिप, ठीक है, जो कि फॉर्मल स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्फसाइज करता है एफिशिएंट टास्क पे, कंप्लीशन पे, रिजल्ट पे। साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर होता है जो कि इनफॉर्मल लिंक्स देखता है, स्टाफ के फोकस करता है, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप पे, ओपन एंड अप्रोचेबल होता है। फेवरेबल सिचुएशन जो है वो लीडर जो है वो लाइक्ड होता है, ट्रस्टेड बाय द ग्रुप होता है। टास्क इन द ग्रुप जो है क्लियरली डिफाइंड होती है। पावर ऑफ द लीडर रिवॉर्ड होता है, पनिश विद ऑर्गेनाइजेशनल बैकिंग इज हाई होती है। हाँ जी, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट लीडर जो है वो बेस्ट होते हैं, वेरी फेवरेबल होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं। साइकोलॉजिकली क्लोज करता है स्टाइल वर्क को बिटवीन द सिचुएशन, मॉडरेटली फेवरेबल होता है। बैलेंस जो होता है, मैनेजर कहता है कि मैनेजर का काम होता है डज द थिंग्स राइट, जो उसको बोला जाता है उन चीजों को सही करे, ठीक है। और लीडर डज द राइट थिंग, जो चीजें सही होती हैं वो करेगा। अब एक होता है ट्रांजेक्शनल लीडर। ट्रांजेक्शनल लीडर क्या है? बाय रिवॉर्ड्स करेगा, कि मेरा काम करो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। ये बंदा बनाता है कि जी, बंदे को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी लिविंग कमा सके, ठीक है। प्री ऑक्यूपाइड होता है पावर और पोजीशन के हिसाब से। अच्छा जी, फोकस करता है टेक्निकल इश्यूज पे। स्ट्राइव करता है कि जी इफेक्टिवली विद इन करंट सिस्टम रहो। सपोर्ट करता है एक्शन को, जो कि गारंटी करता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कौन होता है? जो कि नई डायरेक्शन देता है। ये बंदे को बनाता है कि जी उसको कोई ना कोई मकसद देता है, जैसे कि खान साहब, इमरान खान। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म गोल्स को देखता है, फोकस करता है मिशन पे, स्ट्रेटेजीज पे, रिलीज करता है, ह्यूमन पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करता है, उनको डेवलप करता है, टैलेंट डेवलप करता है, रीडिजाइन करता है जॉब्स को कि जी मीनिंगफुल और चैलेंजिंग हो सके। लीडरशिप एबिलिटीज जो है मैनेजमेंट की अटेंशन की वो फोकस करती हैं, क्रिएट करती है विजन को। मैनेजमेंट जो है वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ जाती है। मैनेजमेंट और ट्रस्ट जो है वो कंसिस्टेंट और ऑनेस्ट होनी चाहिए, और इमोशनल विजडम होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक एंड मॉडल एंड माउंटेन, अभी देखो ग्राफ आ रहा है आपके पास। कंट्री क्लब, ये कहता है प्रोडक्शन जो है वो सेकेंडरी है, फेलोशिप होनी चाहिए, यारी दोस्ती, चल मारो, ठीक है। 1.12 पे आप देखो, इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट डजंट डिजर्व मैनेजमेंट टाइटल, डंडे की जोर पे। टीम मैनेजमेंट गोल सेंटर्ड होते हैं, अप्रोच गोल के ऊपर बस लगे रहो। मिडल ऑफ द रोड एवरेज कंसर्न होता है, भाई तफरी भी करो, थोड़ा बहुत काम भी करो, थोड़ी बहुत तफरी भी। टास्क मैनेजमेंट काम 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 काम, डंडे की जोर पे काम कराएगा, ठीक है। तो एशली डिस्क्रिमिनेट करता है फोर स्टाइल्स। टेल्स ऑटोक्रेटिक, इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे देता है विदाउट क्वेश्चन। आप बस, आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आप कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ सकते, काम करो, ठीक है। क्राइसिस सिचुएशन में काम आती है। और रिपीटेटिव नेचर का काम होता है। सब ऑर्डिनेट जो है जब अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, और रिजल्टिंग होती है कंप्लाइंस में काम करना होता है। फिर होता है सेल्स, यहाँ पे डिसीजंस ले लिए जाते हैं मैनेजर्स की तरफ से, लेकिन सब ऑर्डिनेट से के इनपुट्स को कुछ थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया जाता है। प्लस रीजंस क्या है? डिसीजन जो है वो क्लियर होते हैं, लॉयल्टी होती है कंपनी के साथ, वो इंक्रीज होती है। माइनस क्या है? कि स्टिल मेनली डाउनवर्ड्स होते हैं, एक्सेप्टेंस जो है वो सिग्निफाई नहीं की जाती है अक्सर, यानी कि बस ऐसे ही सुन लिया और इधर से निकाली। कंसल्ट पार्टिसिपेट्स, मैनेजर्स रिफरेंस करते हैं पावर ऑफ फाइनल मेक द डिसीजन आफ्टर द डिस्कशन विद द होल टीम। प्लस क्या है? पीपल फील मोर पार्ट ऑफ द टीम। सुना जाता है और फिर अपना ही डिसीजन लिया जा रहा होता है इसमें, ठीक है। और क्या जी, सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है मामला, माइनस। सब ऑर्डिनेट जो है उनकी सफिशिएंट नॉलेज होती है, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जॉइंट्स क्या है? डेमोक्रेटिक, के डिसीजन जो है वो कंसेंसस के बेसिस पे होते हैं। डिसीजन
जो है वो इसमें हाई कमिटमेंट होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन, कस्टमर पर्सपेक्टिव इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। अंडरमाइन करते हैं मैनेजर्स अथॉरिटी को। ठीक है, आगे चलो। माइनस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होते हैं जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। इंडिविजुअल, ग्रुप एंड बिहेवियर पे आ रहे हो। फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, भाई मोटिवेशन, वो फैक्टर जो कि लोग जो हैं वो चूज करते हैं दूसरी चॉइस के बरक्स। ठीक है, दो चॉइसेस हैं। अब एक चीज जो कि मुझे मोटिवेट कर रही है, जो कि मुझे अंदर से इन्फ्लुएंस कर रही है कि यार ये चीज जबरदस्त है, ये मैंने करनी है, मुझे अच्छी लग रही है, कोई भी फैक्टर, ये मोटिवेशन फैक्टर। परसेप्शन, stimuli from the environment are organized into meaningful patterns। डिफरेंट environment है, उसको आप मीनिंगफुल पैटर्न में लेकर आ रहे हो। ठीक है। एटीट्यूड्स, फीलिंग्स और बिहेवियरल टेंडेंसीज होती हैं। पर्सनैलिटी, जिसकी बेसिस पे आप सोच रहे हो, बिहेव कर रहे हो, डिस्टिंग्विश कर रहे हो डिफरेंट लोगों को। रूल्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो कि अडॉप्ट करने होते हैं विद इन सर्टन सिचुएशंस। बिहेवियर टाइप्स आपके क्या हैं? पैसिव, जो कि पीपल थिंक कि राइट्स ऑफ अनदर पर्सन आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर्स। एग्जांपल, अर्जेंट टास्क क्या होनी चाहिए। एग्रेसिव, वायलेट्स करते हैं पर्सन के राइट को, यू मस्ट डू इट इमीडिएटली अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। एग्रेसिव। असर्टिव, रिस्पेक्टिंग राइट ऑफ बोथ पार्टीज। क्या तुम ये अभी करना चाहोगे या थोड़ी देर बाद करना चाहोगे, थोड़े उसको चॉइस वगैरह दे रहे हो। ठीक है। रोल थ्योरी, रोल एम्बिग्यूटी, इंडिविजुअल्स को अनश्योर होते हैं कि यार भाई उनका रोल है क्या। रोल कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश हो रहा होता है डिफरेंट रोल्स के दरमियान। रोल इनकम्पेरेबिलिटी, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है वो कुछ है और उसका काम उससे कुछ और करवा रहे हो, उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और है। रोल सेट, पीपल हु सपोर्ट अ लीड पर्सन इन अ मेजर रोल। रोल बिहेवियर, सम टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर एक्सपेक्टेड इन सर्टेन रोल्स। मैनेजर है तो डंडा देने वाला होगा। क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो कि कमिटमेंट होती है। टीम आइडेंटिटी, टीम सॉलिडेरिटी। एडवांटेजेस क्या है? कोहेसिव ग्रुप्स के टीम वर्क होती है, पार्टिसिपेशन होती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बेटर कम्युनिकेशन होती है, सपोर्ट होता है, गुड सोशल एटमॉस्फेयर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इजीली रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी। टीम जो है वो फॉर्मल ग्रुप होता है जिसका एक लीडर होता है और वो एक कल्चर को लेके टुवर्ड द फाइनल रिजल्ट काम कर रहे होते हैं। पर्पस क्या होता है टीम का कि जी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। टीम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। इसके अंदर एक फैक्टर आ जाता है साइनर्जी वाला, 2+2 > 4 वाला, 5 वाला। ठीक है। कोऑपरेशन होती है, क्रिएट्स होती है, बेटर रिजल्ट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के, एक्सपर्टीज के। गुड कम्युनिकेशन होती हैं। टीम जो होती है वो शेयर करती है कॉमन गोल को, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट को, टीम स्पिरिट को, हेल्दी कंपटीशन को। ग्रुप क्या है? इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं फ्रीक्वेंटली, मेंबरशिप जो है ऑफन टेम्पररी होती है, पीपल जो है वो नेगोशिएट करते हैं और एकोमोडेट करते हैं, पॉलिटिक्स कॉमन होती है। टाइप्स ऑफ टीम्स, मल्टी स्किल टीम्स होती हैं जो कि डिफरेंट स्किल्स वगैरह लेकर आ रही होती हैं और एक ग्रुप में जान फूक जाती है और बेहतर टास्क हो रही होती हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स होती है, इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एक्सचेंज करते हैं स्किल्स को, एक्सपीरियंस को। अच्छा, बेलबेंट टीम रोल्स, लीडर जो कि कोऑर्डिनेट करता है, इम्पोज नहीं करता, कोऑर्डिनेट करता है, ऑपरेट करता है, बैलेंस डिसिप्लिन लेके चल रहा होता है। शेपर होता है जो कि कमिटेड होता है अपनी टास्क से। एग्रेसिव होता है, चैलेंजिंग होता है और प्रमोट करेगा एक्टिविटी को, डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट होगा। प्लांट, थॉटफुल होगा और प्रोवोकिंग होगा, इंट्रोवर्ट होगा, क्रिएटिविटी लाएगा और इंटेलिजेंट होगा। अब मोटिवेटर, मॉनिटर, एलिवेटर, एनालिटिकली क्रिटिसाइज करेगा चीजों को, कुछ आइडियाज को। और डाउन टू अर्थ होगा, एनालिटिकली इंटेलिजेंट होगा। अच्छा जी। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, नए आइडियाज नहीं लेकर आ रहा होता बट दूसरों के आइडियाज को पिक करेगा, आइडियाज को ऐड करेगा। यूजुअली सोशल टाइप ऑफ पर्सन होगा, आउटसाइड वर्ल्ड से आपका ब्रिज होगा, एक्सट्रोवर्ट नेटवर्कर होगा ये। ठीक है। कंपनी वर्कर, जनरल आइडियाज को स्पेसिफाई करेगा, प्रैक्टिकल और एफिशिएंट टेंस को लेकर आएगा। टीम वर्कर होगा, कंसर्न होगा रिलेशनशिप्स के साथ विद इन द ग्रुप।
डिप्लोमेटिक होगा। स्टेजेस पे फिनिशर है, अनपॉपुलर होता है, नेसेसरी अननेसेसरी इंडिविजुअल है, जो कि प्रोग्रेस को चेस करता है, इंश्योर करता है टाइम टेबल्स जो हैं वो मीट हो रहे हैं। फिर एक्सपर्ट होगा जो कि प्रोसेस करेगा, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज स्किल्स होंगे, रेयर सप्लाई होता है, डेडिकेटेड और सेल्फ स्टार्टिंग होता है। अब स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि डिफाइन करता है पर्पस ऑफ द ग्रुप, अनसर्टेनिटी और डाउट अमंग होते हैं एक दूसरे मेंबर्स के दरमियान, और एक्साइटेड होते हैं फोर्थ कमिंग चैलेंज के लिए, स्टॉर्मिंग हो रही होती है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टेज होती है, प्री कंसेप्शन होती हैं, चैलेंज होते हैं, एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर, एक दूसरे के समझ रहे होते हैं, एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, फड्डे शड्डे हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मिंग, अब सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को थोड़ा समझ जाते हैं, डिसीजंस लेके जाते हैं, एग्री करते हैं, कुछ चीजों पे एक दूसरे पे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। फिर परफॉर्म करना शुरू करते हैं जो भी टास्क वगैरह होती है, और लॉयल और कोहेसिव होते हैं एक दूसरे के साथ। पे डॉर्मिंग होती है कि अब कोजी हो गए हैं, कंप्लेसेंट हो रहे हैं, रिजल्ट्स में इंटरेस्ट आ जाता है, प्रिजर्व हो रहे होते हैं, ग्रुप थिंग एट द स्टेज पीक पे होती है, अपने काम को फोकस कर रहे होते हैं। फिर एडजर्निंग, अब क्या है जी, काम वगैरह हो चुका है, अब बस टाटा बाय बाय का टाइम आ रहा है, मैं तेनू मिस करांगा, आई विल मिस यू बर्डी, ये वाली स्टेज है। अच्छा जी, अब सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंक डिस्कशन जो है लिमिटेड होती है, ओनली न्यू अल्टरनेटिव्स, इनिशियली प्रपोज सॉल्यूशन जो हैं वो री एग्जामिन नहीं होते, लेटर पॉइंट पे ग्रुप जो है वो ओवरले होता है, कॉन्फिडेंट होता है। अच्छा, वेज टू कॉम्बैट ग्रुप थिंक, चेंजिंग ग्रुप कंपोजिशन, एडिंग ए न्यू मेंबर्स, कोई नया आ रहा होता है, एक्सपेंड कर रहे होते हैं स्कोप ऑफ द टास्क को, एक्स्ट्रा चैलेंजेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अफेक्टिव टीम्स एवेल्युएट करते हैं टीम इफेक्टिवनेस का, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, टीम मेंबर्स सेटिस्फेक्शन, क्रिएटिविटी। ब्लॉकेजेस क्या होती है इफेक्टिव टीम की, इन अप्रोप्रिएट लीडरशिप, अनक्वालिफाइड मेंबरशिप, अनकंस्ट्रक्टिव क्लाइमेट, पुअर अचीवमेंट या लो क्रिएटिव कैपेसिटी। अच्छा जी, इनफेक्टिव टीम्स क्या होती हैं, ये डैमेज कर सकती हैं कंपनी को, गोल जो है वो डिफर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, प्रेशर टू कंफर्म ग्रुप नॉर्म्स, क्लैश होता है, लैक ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मच सोशल इंटरेक्शन होती है आपस में, लैक ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आने लग जाती है। फाइव की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं सक्सेसफुल टीम्स के, रिगार्डिंग पीटर ड्रकर, तो पीटर एंड वाटरमैन, स्मॉल नंबर्स, लिमिटेड ड्यूरेशन, टास्क स्पेसिफिक हो, वॉलेंट्री मेंबरशिप हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, नो स्टेटस बैरियर हो, और एक्शन ओरिएंटेड हो। अब रिवॉर्ड्स टीम्स को किस तरह करना है भाई, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, या फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रिजल्ट जो है वो कोलैबोरेशन में आ रहे होते हैं, और रेदर देन इंडिविजुअल, तो एफर्ट्स टू जो है एम्प्लॉयज के, अब वो आइसोलेशन में चले रहेंगे इक्वली। अब कुछ लोग जो हैं भाई वो स्लैक ऑफ होते हैं, कुछ जो हैं वो जी इसलिए हो रहे होते हैं कि उन्होंने काम करना है। बेस्ड ऑन प्रायर एग्रीमेंट, इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क practice, a person would need to be contribute more than initially anticipated. अब आ जाए जी मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि इनिशिएट करता है, आपको एनर्जाइज करता है, डायरेक्ट करता है, मेंटेन करता है, गोल डायरेक्ट बिहेवियर आपका बनाता है। ठीक है, आपका गोल भाई मैंने एससीसीए करना है, मैंने लग जाओ उसके पीछे, आपको उसके पीछे आपकी एनर्जी है वो करेगा। ये क्या मोटिवेशन फैक्टर है, आपको प्यास लग रही है, लेट से आपको प्यास लग रही है, अब आपके पास अगर, पहले आप क्या कहोगे, पानी ला दो, फिर शिद्दत बढ़ेगी, फिर आप जोर से बोलोगे, अब लेट से कोई दरवाजा किसी ने बाहर से लॉक किया होगा, अब आप क्या करोगे, अब इतनी शिद्दत से प्यास बढ़ गई, खिड़की से भी छलांग मार के जाके पानी पियो, शिद्दत, उसकी नीड आपकी बढ़ गई। तो ये नीड के बेसिस पे जो है ये आपको ड्राइव कर रहा होता है, मोटिवेशन जो है वो अचीव करता है गोल्स को, ड्राइव को, और कंसर्न होता है कि जी
लोग जो हैं वो आपकी ड्राइव की बेसिस पे, आपकी गोल की बेसिस पे जो है वो आप एक चीज को rather देन अदर चूज कर रहे होते हो और उसके ऊपर अपने एफर्ट्स वगैरह लगा रहे होते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं? एम्प्लॉयज मेहनत से काम करेंगे, गलतियां कम करेंगे, उनका फीडबैक से ज्यादा वो होता है rather देन कि जी वो इम्प्रूव करें चीजों को, फिर सजेशंस वगैरह करेंगे, रेडी टू यूज होंगे, क्रिएटिव होंगे, पोटेंशियल होगी। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो कि जी पीपल फील हैप्पियर इन देयर जॉब, काम को एंजॉय करेंगे, स्ट्रेस कम होंगे, अपनी एबिलिटीज और अचीवमेंट में प्राइड फील करेंगे, करियर प्रोस्पेक्टिव्स को देखेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूवमेंट को देखेंगे। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देखो क्या है? साइकोलॉजिकल, बेसिक साइकोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल, ईगो और सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक है, अब इसमें आ जाओ साइकोलॉजिकल। कोई भी साइकोलॉजिकल, जैसे हम अभी बात कर रहे थे प्याज वगैरह की, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड। फिर सिक्योरिटी, अभी अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, डिफरेंट सिक्योरिटीज आ जाती। फिर आपकी डिफरेंट सोशल नीड्स होती हैं, फ्रेंड्स वगैरह ये वो। फिर आपकी ईगो पे बात आ जाती है, मैं इसे करके छोड़ूंगा। और जब ये सब कुछ हो जाता है, अब जो होता है बंदा कहता है यार अब बस, अब मैंने सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ जाना है, दैट्स इट। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है मैस्लो का कि जी नीड्स कुड बी हैव इन डिफरेंट प्रायोरिटी और इक्वल वैल्यू। हायरार्की फोकस होगी इंडिविजुअल, इग्नोर करेगा इम्पैक्ट ऑफ द ग्रुप। कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, सम जॉब्स जो है उनके पोटेंशियल टू मीट जो है अबव द नीड्स होती हैं। ठीक है, हायरार्की टू फैक्टर थ्योरी इसके अंदर आती है, डिससेटिस्फाइड और डीमोटिवेट। फिर नो लॉन्गर डिससेटिस्फाइड बट नॉट येट मोटिवेटेड, ये भी होता है। और फिर सेटिस्फाइड और मोटिवेट भी होता है। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि डील करते हैं जॉब रिलेटेड फीचर्स है, ये प्योरली प्रिवेंटिव होते हैं। प्री एम्प्टी डिससेटिस्फैक्शन होती है, मोटिवेटर्स आर मोस्टली नॉन फाइनेंशियल। यानी हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं कि जो होने जरूरी है, यानी नहीं हो तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होगी, अदरवाइज ओके का सीन है। फॉर एग्जाम्पल यार, घर में एसी का होना नहीं है तो डिससेटिस्फैक्शन होगी, है तो पता है। ठीक है, हाइजीन फैक्टर जो है मरेली प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपको मोटिवेट नहीं करते लेकिन ना होना डिससेटिस्फाइड करेंगे, जैसे अभी एसी की एग्जांपल दी। हेंसबर्ग की थ्योरी ऑफ जॉब डिजाइन है जो कि ये सजेस्ट करता है कि जी रिपीटेटिव और मैनुअल जॉब जो है वो आउटडेटेड हो गई हैं, रीडिजाइन करना जरूरी है। एक होता है जॉब एनरिचमेंट के, चैलेंजेस ऐड कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ा दो ताकि स्टाफ जो है वो एम्पावर्ड रहे। फिर एक होती है जॉब इनलार्जमेंट के, रेंज ऑफ जॉब बढ़ा दो, इनेबल कर दो, मूवमेंट अवे कर दो, स्पेशलाइजेशन ले आओ। फिर एक होती है जॉब रोटेशन, आज इससे ये स्क्रू कसने का काम ले लो, आज हथौड़ी का मार ले लो, आज इसे पेंट करा लो, इसको यूं घुमाते रहो। ठीक है, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई। मैनेजरल अजम्पशन हैं स्टाफ के बारे में जो कि दो कैटेगरीज में, एक थ्योरी एक्स और एक थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में क्या है? ये कहते हैं कि जी इनहेरेंटली काम को डिसलाइक करते हैं, ठीक है, और काम को वो पॉसिबली अवॉइड ही करना चाहेंगे। ठीक है, लोगों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको थ्रेटन करना पड़ेगा, उनको डंडे की जोर पे उनसे काम कराना पड़ेगा। और पीपल को, लोगों को आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, दैट्स। एक थ्योरी वाई वाला है, वो कहता है कि फिजिकल और मेंटल एफर्ट जो है काम है वो नेचर होती है, लोगों नेचुरल है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढते हैं। स्टाफ जो है वो एक्सरसाइज करेगा, सेल्फ डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा, खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर सकता है और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। लोग जो है वो हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन लेके चलते हैं, क्रिएटिविटी होती है लोगों में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम स्किल को सॉल्व करने के लिए विलिंग होते हैं। ठीक है, फिर इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं कि वेल डिजाइन और रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, रिटेन करते हैं स्टाफ को, इंक्रीज करते हैं विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज, इंकरेज करेंगे डिजायरेबल होंगे बिहेवियर को, नेचर ऑफ द जॉब को लेके कंट्रोल करेंगे सैलरी कॉस्ट को। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स आ जाती हैं, परफॉर्म करेंगे रिलेटेड पे को, एग्जांपल पीस रेट को, बोनस स्कीम्स को, प्रॉफिट शेयरिंग को। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं मैस्लो के जो कि यूज करते हैं, सेटिस्फाई करेंगे
रेंज ऑफ नीड्स को, लेवल ऑफ इनडायरेक्टली चीजों को देखेंगे। हर्सबर्ग जो है वो पे नॉर्मली करेगा हाइजीन फैक्टर्स को। रूम जो है वो वन ऑफ रिवॉर्ड्स लेकर आते हैं, वैल्यूड बाय इंडिविजुअल होता है। मैग्रेगर कहता है थ्योरी एक्स पीपल जो है प्योरली फाइनेंशियली मोटिवेट होते हैं। थ्योरी वाई जो वाले जो है मोर देन मनी देख रहे होते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं जैसे कि फीडबैक इंक्रीज करता है लोगों के कॉन्फिडेंस को, अलाउ करता है डेवलपमेंट को, स्किल को। ठीक है, जैसे कि भाई मैं इस चीज पे बहुत चलता हूँ, फीडबैक पे। मुझे एक फीडबैक अच्छा मिल जाए ना, बस मेरा उस दिन जो दिन गुजरता है आपकी सोच है। ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन, empowering staff, sharing decision making responsibility, autonomy, opportunity to exercise this recreation, self management इसमें जा रही होती है। ठीक है, सो फar सो गुड जनाब। चले भाई, कंटिन्यूसली करना सीरियसली नॉट इजी। लर्निंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चले जी। लर्निंग लर्निंग के प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज विच लीड्स टू चेंज ऑफ बिहेवियर। ठीक है। थ्योरी सजेस्ट करती है कि लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस साइकिल होना चाहिए, जिसमें चार स्टेजेस होती हैं। कौन सी? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, एक्शन की बेसिस पे आता है। रिफ्लेक्शन, बंदा सिर्फ देख एक्शन करके काम करके नहीं सीखता, देख देख के भी सीखता है। ठीक है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, अप्लाई करके सीखिएगा चीजें। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, अंडरस्टैंड करके सीखेगा। ठीक है। अच्छा, हनी मम्फर्ट जो है लर्निंग स्टाइल, वो कहते हैं एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट कौन है? जो कि एक्सपीरियंसेस करेगा, हैंड ऑन एंजॉय करेगा टीम वर्क को, रोल प्लेस को। ठीक है। फिर रिफ्लेक्टर कौन है? ये प्रेफर करेगा दूसरों को देख देख के सीख, जैसे बच्चे होते हैं वो देख देख के सीखते हैं ना। ठीक है। थ्योरिस्ट, जो कि जिसको चीजों को समझना है, अंडरलाई प्रिंसिपल, बेस्ट इन क्लासरूम होगा वो। ठीक है। फिर है पैराग्रेनेट्स, जो कि डील करेगा रियल सिचुएशंस को, कि ऑन द जॉब क्या चीज सबसे बेस्ट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान और सिस्टमेटिक मॉडिफिकेशन होती है बिहेवियर की, इवेंट्स की, जो इंडिविजुअल्स को इनेबल करता है कि वो हाई लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंस को अचीव करे। ठीक है। अच्छा जी। डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ पर्सन एबिलिटी थ्रू लर्निंग एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन के प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एंड स्किल्स करेक्टर्स, जो कि आपको लाइफ में चाहिए, एस्पेक्ट्स चाहिए। स्टेजेस है ट्रेनिंग प्रोसेसेस के कंपेयर करना है स्टैंडर्ड्स को, जॉब डिस्क्रिप्शन को, इंडिविजुअल्स को एनालाइज करना है, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट को, रिजल्ट्स को, ऑब्जर्वेशन को। अच्छा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग प्लान और सिस्टमेटिक मॉडिफिकेशन होती है बिहेवियर की थ्रू लर्निंग इवेंट्स, इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अचीव करे हाई लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंस। डेवलपमेंट के ग्रोथ ऑफ पर्सन एबिलिटी आती है, पोटेंशियल थ्रू लर्निंग, एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। एजुकेशन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, स्किल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड, जो कि एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपके होने चाहिए। ठीक है। आप आइडेंटिफाई करनी है जब ट्रेनिंग नीड, स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है। पहले आप आइडेंटिफाई करो ट्रेनिंग नीड्स को, कंपेयर करो स्टैंडर्ड्स को, जॉब डिस्क्रिप्शन को, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को, परफॉर्मेंस रिजल्ट को देखना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को देखना है, एनालाइज करना है एम्प्लॉय रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट करनी है, देखनी है, रिजल्ट देखने हैं मैनेजर ऑब्जर्वेशन को। एग्जाम्पल न्यू आईटी सिस्टम वगैरह, स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसेज आपने देखनी है। अच्छा जी, स्पेसिफिक होनी है वेल डिफाइंड, मेजरेबल, expressed हो numerical terms में, attainable हो within person's capability, relevant हो, aligned overall organizational objectives, timely, जिसमें डेडलाइन होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा भाई, अब प्रोग्राम डिजाइन एंड डिलीवरी की तरफ चले जाएंगे। कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स, ऑन जॉब होती है, कोचिंग, मेंटोरिंग, वर्क शेडोइंग, अप्रेंटिसशिप, होम स्टडी, कंप्यूटर इंटरैक्टिव लर्निंग होती है, आजकल वीडियोस वगैरह होती हैं। ठीक है। सफिशिएंट रिसोर्सेज आपको दे दी जाती है, इक्विपमेंट होती है, एग्जांपल बुक, कंप्यूटर एक्सेस वगैरह। ठीक है। मनी, एग्जांपल कॉस्ट ऑफ फोर्स, रेलोकेटिंग वर्कलोड वगैरह, टाइम,
ड्यूरेशन क्या होगा ट्रेनिंग का, डिलीवरी मेथड्स क्या होंगे, इन हाउस होगा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट या एक्सटर्नल होगा, कोई स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर होगा। अटेंडेंस मॉनिटर प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सेस के जी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिलेटेड सिचुएशन। हम्बलिंग 5 लेवल्स आते हैं वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में। रिएक्शन ऑफ द ट्रेनिंग, क्या वो उसको एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। नॉलेज रिक्वायर्ड, एग्जांपल टेस्ट, ट्रांसफर एंड ऑन द जॉब, एग्जांपल डीलिंग विद प्रैक्टिकल टास्क, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, एग्जांपल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, अल्टीमेट वैल्यू, एग्जांपल लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिविजुअल्स को कंटिन्यूसली उनके एक्सपर्ट एक्सपेंड करती है, उनके रिजल्ट वगैरह को, उनको ट्रूली एक डिजायर होती है कि नए थिंकिंग पैटर्न्स बनाए जाएं, नर्चर्ड किए जाएं, ठीक है, कंटिन्यूसली लर्निंग हो। फीचर्स क्या है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के? जनरेट हो, ट्रांसफर की जाए नॉलेज थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरों से सीखें, पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखें, रिस्क टॉलरेट करें, फेलियर को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लें, सिस्टमेटिक हो, ऑनगोइंग कलेक्टिव और सिस्टमेटिक अप्रोच हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है। रोल्स, मैनेजर रोल क्या होता है भाई लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में? कि सारे मेंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में, इंफॉर्मेशन जो है वो उसको एज अ रिसोर्स लिया जाए, ना कि पावर टूल क्रिएशन, या सेंट्रल नॉलेज डेटाबेस हो, इंटरनल कस्टमर आइडियोलॉजी हो, ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करे, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करे, अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, ठीक है। चले जी, towards the end, second last area, purpose of appraisal, ठीक है, और बैरियर्स हैं अफेक्टिव अप्रेजल के, तो देखते हैं भाई। अप्रेजल क्या, रेगुलर और सिस्टमेटिक रिव्यू होता है परफॉर्मेंस का, ठीक है। असेसमेंट होती है पोटेंशियल एम ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्शन प्रोग्राम की। पर्पस क्या अप्रेजल के जी? परफॉर्मेंस कंपेयर करे, रिजल्ट अचीव हो रहे नहीं हो रहे, आइडेंटिफाई हो रहे टैलेंटेड स्टाफ, डिस्कस करे रेम्युनरेशन पैकेज को, क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट क्या, वॉल्यूम और क्वालिटी ऑफ वर्क, कॉम्पिटेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ऑपरेशंस देखें, मैनेजमेंट स्किल्स देखें, पर्सनल क्वालिटीज देखें, वर्क एटीट्यूड देखें, कमिटमेंट और मोटिवेशन देखें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अप्रेजल क्या है? और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस्टेब्लिश करना है रिजल्ट्स को कि जो वो डिलीवर हो रहे हैं, आइडेंटिफाई करें ट्रेनिंग और डेवलपिंग नीड्स को, इंकरेज करें कम्युनिकेशन को, एड्स पर्सनल प्लानिंग क्रिएट करें, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू डिटरमाइन करें फ्यूचर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, रिकग्निशन करें वर्क वेल डन या नहीं, ठीक है। बेसिस होती है कि जी रेमोरेशन इंक्रीज करनी है नहीं करनी, यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट्स, ठीक है। फॉर्मल अपॉर्चुनिटी आस्क फॉर गाइडेंस, कि भाई गाइडेंस हो गया, तीसरा इंप्रूव करना, चांस टू कंट्रीब्यूट, गोल सेटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। कंडक्टिव अप्रेजल होते हैं कि मैनेजर को जो है वो फैमिलियर होना पड़ता है कंपनी पॉलिसी के फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रेजल के साथ। कलेक्टिव रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है, कलेक्टिव फीडबैक होता है अबाउट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस वगैरह, सेल्फ अप्रेजल होता है, एजेंडा फॉर डिस्कशन होता है, सूटेबल इन्वायरमेंट आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, टाइमिंग, अप्रेजल इंटरव्यू आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू स्किल्स, एग्जांपल क्वेश्चनिंग, लिसनिंग, पेइंग अटेंशन, अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन आ जाती है, स्ट्रेटेजी आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं। अच्छा जी, दोनों पार्टीज जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड। वो दोनों पार्टीज रिव्यूज फॉर्म साइन करते हैं, उसके बाद फॉलो अप होता है, ट्रेनिंग और सपोर्ट होता है, फिर पेपर वर्क होता है एचआर के साथ इसके अंदर, ठीक है। बैरियर्स क्या होता है इफेक्टिव अप्रेजल? कॉमन प्रॉब्लम जो है जी अप्रेजल एज अ कन्फ्रंटेशन, यानी कि पार्टीज जो हैं वो साइड ट्रैक्ट हो जाती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, डिसएग्रीमेंट होता है, इसकी वजह से फटे भी हो जाते हैं आपस में, रेजिग्नेशन भी हो जाते हैं। अप्रेजल एज अ जजमेंट, जजमेंट की जा रही होती है जी कि मैनेजर जो है वो डिलीवर करते हैं, अपना वर्डिक्ट दे देते हैं, दूसरे को अपील करने का या बोलने का मौका ही नहीं देते, ये बहुत ज्यादा होता है। अप्रेजल एज अ चैट, चिट चैट करी, समोसे समोसे खाए और निकल लिए, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। अप्रेजल एज अ ब्यूरोक्रेसी, इम्पर्सनल फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज, अपनी तरफ से टिक 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 लगाए, खत्म, फायदा कोई नहीं।
अप्रेजल एज एन एनुअल इवेंट, जस्ट अ सेरेमनी, कोई पर्पज ही नहीं है, बस आए खाए पिया गप्पे गप्पे हमारी निकल ली है, तो सेरेमनी करके, ठीक है। अप्रेजल एज अनफिनिश्ड बिजनेस, रिसेंट इवेंट्स को देखा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया। अफेक्टिव अप्रेजल किस तरह होगा भाई, रेलेवेंट रखो, यूजफुल रखो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फेयरनेस हो, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो, क्राइटेरिया जो है वो सेट रखो उसका, सीरियस इंटेंट हो, फुल मैनेजरल कमिटमेंट हो उसकी तरफ, कोऑपरेशन हो, पार्टिसिपेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हो, अच्छा जी, एफिशिएंसी हो, इजी टू एडमिनिस्ट्रेटर हो, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, इवेलुएटिंग इफेक्टिवनेस हो, अप्रेजल की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मैनेजर्स वगैरह से उनका ओपिनियन लिया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इम्प्रूवमेंट किस तरह हो रही है नहीं हो रही, प्रमोशन रिजल्ट देखें, इनडायरेक्ट फैक्टर्स देखें जैसे कि स्टाफ टर्नओवर वगैरह क्या है, ठीक है। फाइनली पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन की तरफ आ गए हम लोग, ठीक है। वाओ, लास्ट एरिया। अच्छा जी, पर्सनल डेवलपमेंट क्या है जी, ये एक्शन है जो कि इनकॉर्पोरेट करता है वाइड सेट ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टेजेस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के क्या होते हैं प्लान के, एनालाइज करा करंट सिचुएशन को, आइडेंटिफाई करा पर्सनल स्ट्रेंथ वीकनेसेस, असेस करा फ्यूचर स्किल्स रिक्वायरमेंट, सेलेक्ट करा एरियाज फॉर डेवलपमेंट, सेटिंग गोल्स, एग्जामिन करोगे रिजल्ट्स को, सर्टेन टास्क को जो कि सही हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है, मेक श्योर करोगे एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं या नहीं, ड्रॉ अप एन एक्शन प्लान, असेस करोगे मेथड्स अवेलेबल टू एड्रेस स्किल्स गैप क्या है क्या नहीं है, ठीक है, गेन करोगे फॉर्मल कमिटमेंट, सेट क्राइटेरिया सेटिंग के लिए इम्प्लीमेंट कर लिया हार्ड स्मार्ट को, कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क जो है वो क्रिटिकल स्किल्स होते हैं, नॉलेज देख लिया, एटीट्यूड देख लिया जॉब होल्डर का, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में आइडेंटिफाई होगा कि जी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं या जो जॉब की कॉम्पिटेंसीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं, उसको लेकर आ रहे हैं लोग या नहीं लेकर आ रहे हैं, बेंचमार्क क्या होगा इसके लिए, ये आपने देख लेना है, ठीक है। मोस्ट कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क जो है जो कवर कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट, टीम स्किल्स और कस्टमर सर्विस स्किल्स, कोचिंग, मेंटोरिंग एंड काउंसलिंग की अगर हम लोग बात करें, ट्रेनी जो है वो अंडर गाइडेंस होता है मोर एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ स्टाफ के, मेंटोरिंग जो है मोर सीनियर एम्प्लॉय जो है वो सपोर्ट करता है और गाइड करता है ट्रेनीज को थ्रू पर्सनल एंड करियर डेवलपमेंट, काउंसलिंग क्या है जो लोगों को हेल्प करती है टू हेल्प देमसेल्फ, ठीक है, यानी कि भाई लेट्स से मैं करता हूँ काउंसलिंग, आई एम अ गुड काउंसलिंग, और लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं एजुकेशन के ऊपर भाई ये चीजें आप क्यों आपको करना चाहिए, आपको क्या उसके बेनिफिट्स वगैरह होने चाहिए, उसके अलावा मैं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, रिलेशन में काउंसलिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ कोचिंग है, फोकस करता है टास्क टास्क स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये कोचिंग का काम है, ठीक है। डिलीवर करता है वर्क एनवायरनमेंट में, इन्वॉल्व होता है, बिल्डअप करता है बोथ स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो जो है नॉर्मली एक्सपर्ट होता है किसी टॉपिक और किसी क्वेश्चन का, पर्पस क्या होता है मेंटरिंग मेंटरिंग का, करियर फंक्शन होता है भाई, एक्सपोजर देता है हायर लेवल ऑफ ड्यूटीज का, अपॉर्चुनिटीज का, साइकोलॉजिकल फंक्शंस का जो कि सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिलोंगिंग लेकर आता है, काउंसलिंग जो है वो डील करता है प्रॉब्लम्स जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में आ रही होती है, लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन है ये वो प्रॉब्लम जो है वो कॉज होती है ऑर्गेनाइजेशन में ओवर वर्किंग एंड सर्टन फ्यूचर को देखते हुए, या मनी रिलेशनशिप फैमिलीज, ठीक है, इसके ऊपर काउंसलिंग करनी होती है। अच्छा जी, स्किल्स क्यों क्या होते हैं एक काउंसलर के, वो ऑब्जर्वेंट होता है, वो सेंसिटिव होता है, वो इम्पैथेटिक होता है, वो इम्पार्शियल होता है और वो डिस्क्रेट होता है, ठीक है। अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट देखनी होती है आपको, गुड टाइम मैनेजमेंट जो है वो अलाउ करती है इंडिविजुअल को कि जी वो अपने टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके, एक्सेसिव वर्कलोड को कम कर दे, प्रायोरिटाइज करे इंपॉर्टेंट इश्यूज को, डेडलाइंस मीट करे, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, प्लानिंग कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, स्केड्यूल रखो, बाइक डायरी वगैरह अपने साथ मेंटेन रखा करो, अपने मोबाइल में आपके पास एप्स होती हैं वहां पे आप रखो ताकि जो चीजें आपको है वो याद रखे और आप टाइम नहीं करते चले जाओ, एक्टिविटी लॉग रखो, इवन देखो स्केड्यूलर आपके मोबाइल में होता है कि वो अलार्म बजा देता है, ठीक है, लिस्ट बनाओ, राइटिंग रिमाइंडर्स रख लो, प्रोएक्टिव प्रीएम्प्टिंग इश्यूज हो अगर कोई,
अच्छा, डेवलप करो टेक्नोलॉजी जैसे कि कैलेंडर एंड आउटलुक आपके मोबाइल में भी। ठीक है। बैरियर्स टू अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंट इंटरप्शन होती हैं। ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर आ गई ऑफ द जॉब। ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस अगर आपने करना है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स आ रहे हैं, पुटिंग थिंग्स ऑफ। ओवरकम किस तरह करोगे बैरियर्स को? असर्टिव रहो, इंसिस्ट करो, पर्सनल स्पेस लो। ठीक है। डिस्टिंग्विश करो बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, मल्टीटास्क रहो, व्हाट कुड बी डन ऑन द गो, फोकस ऑन इफेक्टिवनेस पे फोकस करो, प्रॉमिस योरसेल्फ अ रिवॉर्ड ऑन कंप्लीशन। ठीक है। ये टेक्निक पर्सनली मैंने अपने ऊपर बहुत अप्लाई कर। ठीक है। अपने करियर में, अपनी स्टडीज के दरम्यान में, इवन एससी की स्टडीज के दरम्यान क्या करता था यार, ये टॉपिक करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन और इतने टाइम में। ठीक है। उसके बाद अपने आप को चेक करता था। चेक करने के बाद अगर मेरी परफॉर्मेंस ठीक है तो गया आइसक्रीम वाले, कोल्ड ड्रिंक पी ली। आ, ये मैं सबको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ तो वो बता रहा हूँ कि भाई चलो सुट्टा लगाएंगे, एंजॉय करेंगे। और अगर ये चीज कर लिया तो ड्राइव पे निकल जाऊंगा। ठीक है। नहीं करा तो फिर अपने आप को पनिश भी करता था। पनिश इस तरह नहीं कि अपनी कुट मारनी, अपनी फैंटी लगानी, इस तरह करता था कि यार निकल गए। अब ब्रेक नहीं मिलेगा, अब कंटिन्यूसली लगो। ठीक है। मजीद करो। कॉन्फ्लिक्ट, पर्सन डाइवर्जेंस और इंटरेस्ट बिटवीन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? एक वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के भाई फाइनेंस का बंदा है, एक मैनेजर है, जूनियर है, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल, बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एट द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन मैनेजर्स, के भाई फाइनेंस मैनेजर का और आईटी मैनेजर का कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती है? डैनियल, इग्नोर कर दो कॉन्फ्लिक्ट को और कहो कि भाई अल्लाह के ऊपर छोड़ दो यार, अल्लाह करवाएगा बेहतर। फिर एक होता है सप्रेशन, थ्रेट कर दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को कि भाई सजा मिलेगी, नौकरी से निकाल देंगे, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन को देख लिया। फिर है रिडक्शन, मैनेजर्स एक्ट एज न्यूट्रल थर्ड पार्टी और नेगोशिएट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। रेजोल्यूशन, मैनेजर्स को कोई रूट कॉज मिल गया उस कॉन्फ्लिक्ट को और उसको सॉल्व कर लिया, जो कि अक्सर टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है। फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस आ जाता है। डाउनवर्ड, मैनेजर जो है वो सबऑर्डिनेट से करता है, ऑर्डर करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, पॉलिसीज बता देता है। अपवर्ड क्या है कि सबऑर्डिनेट टू मैनेजर, एग्जांपल फीडबैक दे दिया, परफॉर्मेंस रिजल्ट। हॉरिजॉन्टली हो गया कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स आ गई। बैरियर्स क्या होते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन के? जी डिफरेंट कल्चर्स हैं, नॉइज, डिस्टॉर्शन, इन्फॉर्म्ड ओवरलोड है, assumptions हैं, प्रीजुडाइज है, कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंडिविजुअल्स। वेज टू ओवरकम बैरियर्स क्या है? प्रोवाइड ट्रेनिंग दे दिए कल्चर अवेयरनेस पे, मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल रखा, प्रायोरिटाइज कर दिया फोकस को, ओपन माइंडेड रहे, राइज अबव द डिफरेंसेस। कम्युनिकेशन पैटर्न्स, सेंट्रलाइज जो कि कम्युनिकेटेड होते हैं थ्रू वन पर्सन, चेन में चला गया, वाई चेन में चला गया, ई सर्कल यू घुमा लिया, डिसेंट्रलाइज हो गया, डिस्पर्स इन इनफॉर्म प्रोसेसिंग हो गई। व्हील क्या है? क्विकेस्ट है सिस्टम का, सर्कल इज द स्लोएस्ट होता है। सारे चैनल जो है सिस्टम के वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में यूज हो सकते हैं, प्रेशर और अंडर सिस्टम इनटू अ पी। ठीक है। अच्छा जी। सो आई होप क्लियर होगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग मेरे से, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप दे दिए। ठीक है। अगर अभी भी नहीं है तो मैं दोबारा दे देता हूँ जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है या ये जो फाइनल रिवीजन है, ये अवेलेबल है यूट्यूब पे भी और मेरे प्रीमियम कोर्स में भी, जो कि अकाउंटेंसी की वेबसाइट पे। ठीक है। रेगुलर कोर्सेज के लिए भी और ये जो फ्री रिवीजन जिनको चाहिए उनके लिए भी है। ठीक है। तो भाई अपना अपना फीडबैक जरूर देना मुझे।
बहुत मेहनत लगी है इसमें मेरी सीरियसली। तो अपना फीडबैक जरूर देना एटलीस्ट। और आई होप आप पास हो जाए, तो पास होने के बाद खुशखबरी जरूर देना। आप पास हो रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो ना, कसम से मुझे खुशी होगी बहुत ज्यादा। और मेरे लिए उससे बड़ा फीडबैक कोई नहीं होगा, तो मेरे से फीडबैक जरूर शेयर करना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई सवाल वगैरह हो तो आउटसाइड पाकिस्तान हो तो +923021777706। अगर पाकिस्तान में हो तो 0302177706। तो आई होप ये रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीजें, और सेटिस्फाइड हो गए। अपना अपना फीडबैक जरूर देना। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। हालत टाइट हो गई है, अब थोड़ा रेस्ट करूंगा। बाय बाय।